इसके ऊपर आईसीएआई ने जो एडवाइजरीज जारी की हैं, जो बोला है उन्होंने, एक एक बात मैं तुम लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहला बात है, ये जो इम्पेयरमेंट होता है, फिनेंशियल असेट्स का जो इम्पेयरमेंट होता है। अब फिनेंशियल असेट्स में इक्विटी शेयर्स भी आता है, लोन्स गिवन टू अदर्स भी आता है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह जहां पे इन्वेस्ट किए हो वहां पे भी आता है। तो अगर दूसरी कंपनियों के बॉन्ड्स वगैरह में हमने इन्वेस्ट किया है और मान लीजिए कंपनी कोविड से हिट है बुरी तरह से, मान लीजिए लोन ही हमने किसी ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी को दिया है, उनके डिबेंचर में हमने इन्वेस्ट किया है, अब उनका फ्यूचर अर्निंग का कैपेसिटी बहुत खराब है, वो लोग हमको लोन का पैसा देंगे या नहीं देंगे, उसको लेकर के सिग्निफिकेंट डाउट अब पैदा हो गया है। पहले मान लीजिए सब कुछ ठीक था, पर अब आने वाले टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो इंड एस 109 में 32 वगैरह में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपका एसेट में इंपेयरमेंट हुआ है, तो वो जो लॉसेस को कैलकुलेट करने का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड बोल करके एक कॉन्सेप्ट है कि कितना परसेंट आपको लॉस हो सकता है एसेट में, और जितना परसेंट भी आपको लॉस होता है उसके हिसाब से आपको लॉस का प्रोविजनिंग करना चाहिए। ये जो इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, इसमें असेट को 3 ब्रैकेट में या 3 बकेट में या 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। एक तो फाइनेंशियल असेट ऐसा होता है कि जिसमें सिंस इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं हुआ है, मतलब द असेट इज वेरी नॉर्मल, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क। मतलब कुल मिलाकर के वो असेट ठीक है। मान लीजिए अपन लोग ब्रिटानिया को लोन दिए या मान लीजिए HUL को लोन दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क नहीं है तो वो एक तरह की फाइनेंशियल असेट हो गई। दूसरा फाइनेंशियल असेट हो गया कि जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क है। और तीसरा फाइनेंशियल असेट हो गया जो क्रेडिट इंपेयर्ड है। तो इन दोनों को एक बकेट में रखा जाता है। ऐसे तो टोटल मिलाकर के 3 स्टेज हो गए। स्टेज 1 वेयर देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क, स्टेज 2 वेयर देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, एंड 3 विच इज क्रेडिट इंपेयर्ड। इस 3 तरीके से डिवाइड करके प्रोविजनिंग के कैलकुलेशंस होते हैं। प्रोविजनिंग के कैलकुलेशंस का बहुत ही सीरियस टाइप का कैलकुलेशंस है, वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं है उसको। परसेंटेज दिया रहता है, हम लोग प्रोविजन बना देते हैं, लेकिन डिस्कशन का एजेंडा है तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां पे हमारे इंस्टीट्यूट ने 2-3 बातें बोली कि भाई ये जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकलता है, ये एक तो निकलता है बेस्ड ऑन 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और एक है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो ज्यादातर केसेस में तो क्या होता है, जो ट्रेड रिसीवेबल टाइप की फाइनेंशियल असेट्स होती है ना, उसमें अगला 12 मंथ में कोई ऐसा इवेंट होने वाला हो जिसको लगता है, जिसको देख के कि ये डेटर हमारा पैसा डुबा सकता है, तो ज्यादातर केसेस में शॉर्ट टर्म असेट्स वगैरह में 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का हिसाब से लोग प्रोबेबल लॉस निकाल करके इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म असेट होती है उसमें लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं, वो भी खास करके अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क हुआ हो या क्रेडिट इंपेयरमेंट हुआ हो। तो अब क्योंकि ये कोविड वगैरह का केसेस आ गया, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये एडवाइजरी बोली है, ये स्पेसिफिकली बोला है कि अगर कोई किसी तरह का सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क वगैरह नहीं बढ़ा है, तो आप अपना वो जो 12 मंथ ECL मेथड है, आप उससे अपना अकाउंटिंग कर लो, और इन दोनों में आप लोग लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लगा करके अकाउंटिंग कर लो। पहले भी एग्जैक्टली यही होता था, अभी थोड़ा सा केयरफुली असेस करने के लिए बोला, वापस से रिकंसीडर कर लो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क बढ़ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है बहुत सारी कंपनियों में। अब अगर किसी ने स्पाइस जेट को 200 करोड़ रुपए का लोन दिया है तो प्रॉब्लम तो है ही ना जी, कब फ्लाइटें खुलेंगी। अभी स्पाइस जेट को लेकर के तो अर्न्स्ट एंड यंग उसका ऑडिट करता है, उसने तो गोइंग कंसर्न के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। तो अगर किसी ने लोन दिया तो प्रॉब्लम तो है ही। तो प्रॉब्लम है तो इस चीज को केयरफुली असेस करके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग कर लेना है।
और एक बात को लेकर के एडवाइजरी जारी किया उन्होंने, बोला ये जो फेयर वैल्यू का डिटर्मिनेशन करते हैं ना, जैसे FVTPL असेट हो या FVTOCI असेट हो या इवन FVTPL लायबिलिटी हो, तो जो फेयर वैल्यू मेजर करते हैं उसमें खास करके अगर कोई लिस्टेड स्टॉक हो तो हम लोग मार्केट प्राइस से उसका वो ले आते हैं, शेयर मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में जो कोटेड प्राइस है वहां से ले आते हैं। लेकिन अगर वो मार्केट प्राइस लॉजिकल नहीं हो, तो अगर वो मार्केट प्राइस का जो ट्रांजैक्शन है वो अगर ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो क्योंकि फेयर वैल्यू के लिए जो बोलते हैं ना कि फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एन इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल बायर बाइज फ्रॉम एन इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल सेलर व्हेन दे ट्रांजैक्ट इन द आर्म्स लेंथ एंड दे आर अनबायस्ड। तो ट्रांजैक्शन अगर ऑर्डरली नहीं हो रहा हो तो स्टॉक मार्केट में, या वो स्टॉक मार्केट ही बंद हो, तो वो प्रिंसिपल मार्केट, वो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, वहां पे अगर मार्केट प्राइस ही ऑर्डरली नहीं हो रहा हो, तो वॉल्यूम ही इतना गिर गया हो, तो अब 2-4 यूनिट ही माल बिकता है वहां पे, पूरा मार्केट ही बंद है और 2-4 यूनिट किसी भी दाम में बिक जा रहा है, साला वो मार्केट वो फेयर वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो क्या करें? तो हमारा इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी जारी किया और बोला है कि आप लेवल 2 और लेवल 3 इनपुट पे चले जाओ। मतलब लेवल 1 इनपुट जो ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस है उससे नीचे कोई भी वैल्यूएशन टेक्निक्स या जो दूसरे वो प्राइस टू बुक, प्राइस टू मार्केट वगैरह वगैरह जो इनपुट होता है उनको यूज करके भी आप फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन जब भी आप इस तरह का काम करते हो कि फेयर वैल्यू आप पहले लेवल 1 से निकालते थे, अभी लेवल 2 लेवल 3 से निकालने लग गए हो, तो उस चीज को अलग से डिस्क्लोजर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन इफ द मार्केट प्राइस फ्रॉम द एडवांटेजियस या प्रिंसिपल मार्केट इज नॉट orderly, it's not proper fair value, then we can go for level 2 and level 3 input. और एक बात डिस्कशन में आया कि हेज अकाउंटिंग को लेकर के एडवाइजरी है, हेज अकाउंटिंग को लेकर के अपने लोग जो हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस होता था ना, कि जैसे मान लो हमको वहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर आने वाला है, $4 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर आने वाला है। अब जहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर आने वाला वो कंट्री सीरियसली कोविड हिट आने वाला है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, और हम लोग उसके अगेंस्ट में हेजिंग कर लिए हैं, पहले से हेज कर लिए हैं। हमेशा ही आता था ऑर्डर, फिर से अभी आने वाला हमको लग रहा था और हम उसको हेज कर लिए हैं। अब हमको लग रहा है कि दैट हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू कम। अच्छा, हम इधर में क्या करके रखे हैं कि हेजिंग कर लिए थे और जो भी हेजिंग प्रॉफिट लॉस हो रहा था उसको हम वो कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल के रखे हैं। मान लीजिए कैश फ्लो हेज था और एकदम इफेक्टिव हेज है, तो हम उसको कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल के रखे हैं। अब मेरे को लग रहा है कि वो तो हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है ही नहीं, अब तो वो प्रोबेबल भी नहीं, हाईली छोड़िए प्रोबेबल भी नहीं है। तो हम क्या करें? मेरा ये जो कैश फ्लो हेज रिजर्व में बैलेंस बचा हो उसको क्या करें? द आंसर इज कोविड-19 की वजह से बहुत सारे हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस में बिकम नो लॉन्गर प्रोबेबल, और ऐसी स्थिति में इंड एस में पहले भी बोला गया है बिना कोविड-19 के भी कि आपका अगर ये नो लॉन्गर प्रोबेबल हो जाता है तो आपको कैश फ्लो हेज रिजर्व को P&L में रिक्लासिफाई कर देना चाहिए और प्रॉपर डिस्क्लोजर दे देना चाहिए कि पहले ये हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन था, हमने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का जो भी प्रॉफिट लॉस था उसको CFHR में डाल के रखा था, अब मेरे को लगता है ये प्रोबेबल नहीं है तो हम इसको रिक्लासिफाई करके PL में डाल दिए, और आने वाला भी जितना भी डेरिवेटिव का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जिस किसी से भी आपने हेज किया है, हेजिंग तो डेरिवेटिव से करते होगे, फ्यूचर ऑप्शन से, फॉरवर्ड वगैरह से, तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आने वाले टाइम पे भी आप CFHR में मत डालिएगा, PL में डालिएगा। सिमिलरली अगर आपको लगता है एक हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन जो है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, अब खाली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन हो गया है और CFHR में जो 400 करोड़ रुपया रखा हुआ है उसमें से 150 करोड़ रुपया अब इफेक्टिव नहीं है, 250 करोड़ ही इफेक्टिव है। इफेक्टिव पोर्शन, इनइफेक्टिव पोर्शन याद होगा आपको। तो जो 150 करोड़ रुपया अब इनइफेक्टिव हो गया है उसको आप P&L में शिफ्ट कर दीजिए, और जो 250 करोड़ रुपया आपको लग रहा है कि इफेक्टिव है उसको आप PL में CFHR में रहने दीजिए। तो ये चीज को रिकंसीडर करने के लिए
बोला गया है। एक कि बैड डेट के लॉसेस, इंपेयरमेंट के लॉसेस के लिए ये जो 3 बकेट का क्लासिफिकेशन है इसको केयरफुली करने बोला गया है। पहले बकेट में 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से प्रोविजनिंग होगी, बाकी दोनों में लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से प्रोविजनिंग होगी, पहले भी वही होती थी। फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन में अगर लेवल 1 इनपुट इनवैलिड लगता है तो लेवल 2 लेवल 3 में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्लोजर दे देना है। हेज अकाउंटिंग अगर अब इनइफेक्टिव हो गया है या नो लॉन्गर प्रोबेबल हो गया है तो उसका जो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में या हेज रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है उसको P&L में रिक्लासिफाई करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी दिया है।